अच्छा रहूब, आपने जो सिलेक्शन का पॉइंट रेस किया है ना, ये मेरा हमेशा सवाल होता है और यहाँ पे मैं और शाहिद हाशमी हमेशा हम यही बात करते हैं कि क्या सिलेक्शन कमेटी, चाहे सेलेक्टर्स कर रहे हो, चाहे डेटाबेस कर रहा हो, वॉट एवर द केस इज, आप क्या अपनी पिछली सिलेक्शन का पर्चा रख के आगे वाली टीम नहीं बनाते? क्योंकि ऐसी तो कितनी एग्जाम्पल्स हैं। जब आमिर जमाल को निकाला था तो किसी को नहीं पता क्यों निकाला था, अब ये लेकर आए हैं तो पिछले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद अब क्या इस एक ही मैच में उसको ड्रॉप करना और आगे उसका क्या फ्यूचर बनेगा? ये अगर आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा उसको, एक एक मैच खिला के ऐसे तो नहीं निकाल सकते। दूसरा, पहले अमाद बट क्यों आया और फिर वो बगैर खेले कैसे बाहर हो गया, और आपने जिस तरह ये काशिफ अली का नाम लिया, इसकी ऐसी एग्जाम्पल्स दुनिया में कहीं नहीं मिलती। देखिए वो आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आप पूरी दुनिया में अगर आप स्ट्रक्चर उठाकर देखें और जो सिस्टम चलते हैं मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के, तो उसमें एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, एक प्लान होता है, उस पर सारी चीज़ें उन्होंने पहले से सेट की होती है। उन्होंने आगे 5 साल की अपनी फ्यूचर पॉलिसी, फ्यूचर प्लानिंग की होती है। बाज़ कंट्रीज ने 10 साल की होती है। उनको पता होता है कि हमारे अगले 5 साल के जो सेटअप है उस पर ये प्लेयर्स आएंगे, ये 3 साल के प्लान में ये प्लेयर्स हैं, शॉर्ट टर्म में ये है, लॉन्ग टर्म में ये है। उसके बाद जो हमारी रिप्लेसमेंट जो अंडर 19 है या ए टीम है या डोमेस्टिक में, ये प्लेयर्स उनकी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार बैठे हैं। तो वो उस हिसाब से फिर उनका जो जितने भी वो जो प्रोसेस होता है उसमें फिर कुछ इस तरह की आपको चीज़ें नज़र आती कि एक मैच के लिए निकाल दिया, 2 मैच के लिए निकाल दिए, कि टॉप परफॉर्मर है उसका 3 साल के लिए बाहर बिठा दिया, कोई आउट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको वापस ला के टेस्ट मैच खिला दिया। तो इस वजह से ये चीज़ें आपको कम नज़र आती हैं। तो यहाँ पे यह प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से चलती हैं कि आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पीछे से सेटअप नहीं आ रहा, कोई जूनियर टीम से डेवलप होकर बच्चे अंडर 19 से नहीं आ रहे। आप देखिए अली रजा है, उसको 2021 में वर्ल्ड कप खिला दिया, फिर 2023 में दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप, एक बच्चे को एक अंडर 19 वर्ल्ड कप खिलाया, फिर 3 साल के बाद उसी को दोबारा आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं। अगर वो अच्छा है तो उसको ऊपर वाले सेटअप में लेकर आए, उसको प्रमोट करें, उसको डेवलप करें। अब अभी तक स्टिल वो पाकिस्तान टीम में नहीं है और सुना कि शायद अगला फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप तीसरा भी उसको खिलाने के लिए जा रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब सिस्टम है जो मेरी समझ से भी बाहर है। अच्छा, उबैद शाह के डेब्यू को आपने कैसा एनालाइज किया? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि टू अर्ली हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है। आप क्या समझते हैं परफॉर्मेंस के बाद? देखिए मैं किसी यंगस्टर पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ना कोई हर जितने भी यंगस्टर पाकिस्तान से खेलते हैं अंडर 19 लेवल पे, जूनियर, डोमेस्टिक या डिपार्टमेंट से, उन हर एक की कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो ये सिलेक्शन कमेटी पे होता है कि वो उसकी क्या प्रेफरेंसेस है, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है, वो क्या चाहता है, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजन क्या है, वो उसको किस हद तक कैरी करना चाहते हैं। तो ये ज्यादती है यंगस्टर के साथ को आप उसको टू अर्ली उसको एक्सपोज कर दें इंटरनेशनल क्रिकेट में, और फिर 1-2 मैचेस के बाद आप उसको थैंक यू कह के उसका कैरियर खत्म कर दें। ये नहीं होना चाहिए। आप देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसको डिफरेंट मैचेस, डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट कंडीशंस है, उनमें पहले उसको डोमेस्टिक में ट्राई करें। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट इसीलिए होती है, मगर आपके सिलेक्टर तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में जाने की जरूरत नहीं है, नीचे हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम तो बंद कमरे में बैठ के सारा सिलेक्शन देख सकते हैं, कर सकते हैं, टीवी पे बैठ के हम सारा कुछ देख के कर लेंगे। जब आप टीवी पे देख के बंद कमरे में अपनी टांगों को हरकत नहीं देंगे, अपने दिमाग को हरकत नहीं देंगे, तो फिर इसी तरह की आपको सिलेक्शन नज़र आएगी। ठीक है, थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए पाकिस्तान का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। स्मिथ रेड और वाइट बॉल दोनों की टीमों के साथ काम करेंगे और 3 साल PSL फ्रेंचाइज को कोचिंग की, मुल्तान सुल्तान के साथ भी रहे और जनूबी अफ्रीकी कोच बिग बैश में भी कोचिंग कर चुके हैं। कैसा देख रहे हैं? इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे माइकल स्मिथ। काफ़ी अरसे से चल रही थी बात कि एक प्रॉपर फुल टाइम बैटिंग कोच की तलाश है पाकिस्तान को। देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो अगर आपने कोई फॉरेन कोचेज हायर कर रहे हैं तो उनको डोमेस्टिक सेटअप पे लेकर आएँ, उनको यहाँ पे लगाएं। जब आपका कैंप लग रहा होता है, 5-6 माह की तैयारी आपने करनी होती है, तो वहाँ पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनको लाएं और वो बेसिक बताएं कि किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट को हैंडल करना, प्रेशर किस तरीके से टैकल करना है, टेक्निक में अगर कोई पार्ट्स हैं तो वो करें। अब इसको अगर टूर पे भेज देंगे तो क्या वहाँ पे वो बाबर आजम की या अब्दुल्ला शफीक की या मोहम्मद रिजवान की वो टेक्निक इंप्रूव कराएगा या स्किल्स इंप्रूव करवाएगा या क्या करवाएगा? वहाँ तो आपको साइकोलॉजिकल अपग्रेडिंग की ज़रूरत होती है। आपको कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट, कोई अच्छा पढ़ा लिखा हेड कोच चाहिए हो जो ग्रूम करे, जो मेंटली प्लेयर्स को
स्टैंड कर रहे और उनको इस काबिल बनाया कि वो पाकिस्तान के लिए सीरीज जीत सके या मैचेस जीत सके, वहाँ पे इस तरह के बैटिंग कोचेज की ज़रूरत भी रहती है। ठीक है रऊफ, फाइनली क्विकली बताइएगा पाकिस्तान को अब कितने स्कोर तक जाना चाहिए और क्या आइडियली क्या सिचुएशन बनती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, हमने पिछले टेस्ट में भी कहा था कि पाकिस्तान को 100 रन की लीड लेनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अभी जो कंडीशन है 2 विकेट्स डाउन है, तो पाकिस्तान को 150 प्लस, तो हर सूरत में अगर पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीतना तो 150 या 150 प्लस रन की लीड लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे और उनका भी ये मानना है कि आखिरी बैटिंग पाकिस्तान ने करनी है, हमारी बैटिंग काफ़ी फ्रेजाइल है, ऐसी सिचुएशन में कम से कम 150 रन की लीड लेनी चाहिए और जिस पोजीशन में पाकिस्तान है ये कर सकता है। करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।